Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to cover the next part of the story of poetry. तो इससे पहले हम यहाँ तक किए थे लैंगलैंड के बारे में किए थे, जेफरी चौसर के बाद विलियम लैंगलैंड के बारे में बताए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। It may be surprising for you to know that for many 200 years after Chaucer, there was no ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। कहते हैं बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात आपके लिए हो सकती है जान करके कि लगभग 200 वर्षों के बाद भी चौसर जो थे वो महान ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाए इंग्लैंड में। वॉज नॉट ग्रेट, नो ग्रेट लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। वन इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन इज सर थॉमस मैलोरी। इसका एकमात्र अपवाद यह है सर थॉमस मैलोरीज का, जो लिखे थे ली मॉर्टिड आर्थर। द पोएम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अबाउट किंग आर्थर। मतलब इस पोएम में किस स्टोरीज की कलेक्शन का मतलब होते हैं कि किंग आर्थर के बारे में इसमें बहुत सारे स्टोरी लिखे होंगे, इसलिए इसका नाम कलेक्शन दिया गया है। मतलब पहले किंग आर्थर की कुछ बातें को एक स्टोरी में लिखा गया होगा, फिर उनके बारे में कुछ और स्टोरी में लिखा गया होगा, फिर कुछ और स्टोरी में लिखा गया होगा, और सारे स्टोरी को मिला करके जो है एक बुक बनाया गया जिसका नाम लिखा गया ले मॉर्टिड आर्थर। तो इसमें 10 स्टोरी भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑथर या पोएट के ऊपर कि वो कितना कलेक्शन जो है एक में डालने चाहते हैं। तो इसलिए कलेक्शन का अर्थ यहाँ पे ये है। अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द 15th century एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कॉल्ड द रेनेसांस स्वेप्ट यूरोप। कहते हैं कि 15th century में एक बौद्धिक जो है आंदोलन हुआ जिससे कि पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। इसने पूरी यूरोप को जो है बिल्कुल साफ सा कर दिया, सेफ्ट कर दिया। पुनर्जागरण का मतलब यह हुआ कि लोगों में एक नई भावना जगी। देखिए आगे भी दे रखा है, द वर्ड रेनेसांस मीन्स रीबर्थ एंड रेफर्स टू रिवाइवल ऑफ एंशिएंट ग्रीक लर्निंग। मतलब पुनर्जागरण का अर्थ है कि पुनर्जन्म, रीबर्थ, और जो प्राचीन ग्रीक की जो शिक्षा थी या लर्निंग थी उसको दोबारा जीवित करती है, उसके बारे में बताती है। मतलब जो ग्रीक लर्निंग थी बीच में बिल्कुल रुक गई थी, तो ग्रीक लर्निंग को फिर से जो है शुरू किया गया। द स्प्रेड ऑफ लर्निंग वॉज एडेड बाय द प्रिंटिंग प्रेसेस। और लर्निंग की जो मतलब फैलाने का काम है उसको प्रिंटिंग प्रेस से मदद मिल गया था। वॉज एडेड मतलब मदद मिलना। दिस मेड द क्लासिक्स अवेलेबल फॉर द कॉमन मैन। और इसने क्या करा दिया, तो जो साधारण लोग थे उसके लिए भी जो क्लासिक्स थे उसको मतलब उपलब्ध करा दिया। अब क्लासिक्स क्या है मैं बताता हूँ। क्लासिक्स वो थे जिसको हर एक एज के व्यक्ति पढ़ते आ रहे थे। जैसे हमारे यहाँ अगर क्लासिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ महाभारत क्लासिक्स हैं, रामायण क्लासिक्स हैं, इसके बाद आपका भगवत गीता जो है क्लासिक्स है, क्योंकि हर एक युग में व्यक्ति पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लासिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, तो संगीत की अगर बात करें तो बिना क्लासिकल के संगीत की बात नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो क्लासिक्स है, मतलब क्लासिक जो मतलब चीज़ें हैं वो कॉमन मैन तक भी पहुंचा दिया। लेकिन ये कैसे पहुंचा? प्रिंटिंग प्रेस के कारण पहुंचा। पहले क्या होते थे कि बुक्स केवल मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थे, या कुछ बुक्स जो है ऐसे ही लोग लिख करके अपने पास रख लेते थे। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने के कारण बुक काफ़ी लोगों तक नहीं पहुँच पाता था। तो केवल हाई क्लास के लोग ही जो है बुक की रीडिंग कर पाते थे, और जो लोअर क्लासेस हैं उनको नॉलेज से वंचित रखा जाता था। जैसे बाइबल की ट्रांसलेशन जो है लोगों के बीच में बाद में आई, तो ये रिनेसांस का ही परिणाम था, ये प्रिंटिंग प्रेसेस का ही परिणाम था, जिसके कारण से लोगों में एक नई भावना जगी और लोग बाइबल के हकीकत को जान पाए और सब बाद में समझ पाए कि पादरी लोग जो हैं, जो हमारे चर्च में बैठ करके हमें उपदेश देते हैं, वो कितना सही और कितना गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। दिस जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड ओवरथ्रो द इंस्टीट्यूशंस एंड बिलीफ्स ऑफ द मिडिवल एज। कहते हैं कि इसने इंक्वायरी की एक नई उत्साह को जगाया। इंक्वायरी का मतलब होता है कि आपके अंदर हिम्मत है कि आप सवाल जवाब आप कर सकते हैं, और साथ में ओवरथ्रो द इंस्टीट्यूशन एंड बिलीफ्स ऑफ द मिडिवल एज। मिडिवल एज में जितने भी आपके संस्था थे, इंस्टीट्यूशन थे और बिलीफ्स थी, विश्वास थी, उस सभी को उखाड़ फेंका। ओवरथ्रू मतलब फेंक दिया। क्योंकि क्या थे, मध्यकालीन युग में जो है यह विश्वास थे कि अगर हम
चर्च की बातों को नहीं मानते हैं तो पता नहीं हमको नेक्स्ट टाइम में व्हाट काइंड ऑफ बर्थ वुड have the birth in the form of the animal, in the form of the tree, in the form of others, will go to heaven or hell. It was defined by the churches. So the people were always afraid due to the activity of the churches and the clergyman who had their own dominion in such churches. चलिए आगे चलते हैं. In England, कहते हैं इंग्लैंड में, the influence of the Renaissance was felt clearly during the period from the accession of Elizabeth in 1558 to the death of James I in 1625. इंग्लैंड पे जो रिनेसेंस का जो प्रभाव है उसे साफ साफ महसूस किया गया. किस समय में? तो 1558 में एलिजाबेथ के गद्दी पे बैठने के साथ, एक्सेशन मतलब गद्दी पे बैठना, और 1558 से लेकर के जेम्स फर्स्ट की जो डेथ हो गई थी 1625 में, तब तक की बात कही गई है कि इस समय तक जो है ये इन्फ्लुएंस रहा रिनेसेंस का. कब तक? तो एलिजाबेथ जो 1558 में बैठ गई एक्सेशन से लेकर के, और जेम्स फर्स्ट की डेथ मतलब 1625 में जो हो गई. अंडर एलिजाबेथ्स ब्रिलियंट रूल इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड इंटरनल पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. कहते हैं कि एलिजाबेथ के जो एकदम तेज तराक शासन काल थे उसमें इंग्लैंड ने एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंटरनल पीस मतलब एक अनुभवी किया हुआ आंतरिक जो शांति होती है और जो आर्थिक जो समृद्धि है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, और एंड एमर्ज वर्ल्ड पावर, कहते हैं इसको एक्सपीरियंस किया और साथ ही में ये वर्ल्ड पावर के रूप में उभरे. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिजाबेथ ही ऐसा पीरियड था जिसमें इंग्लैंड को जो है वर्ल्ड में महानता हासिल हुआ और इंग्लैंड जो है वो वर्ल्ड में पावरफुल कंट्री कहलाया. द थ्री ग्रेट पोएट्स ऑफ द टाइम वर क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर. इस समय के जो सबसे महान 3 पोएट थे वो थे क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर. इसमें क्रिस्टोफर मार्लो जो थे ये यूनिवर्सिटी विट्स थे, हम बताएंगे कभी किसी वीडियो में यूनिवर्सिटी विट्स क्या होते हैं. एडमंड स्पेंसर थे और विलियम शेक्सपियर थे. They practiced and preferred several kinds of verse forms such as epic, romance, pastoral, elegy, sonnet, lyric, satire, etc. दे का मतलब कौन? क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर की बात कही गई है. तो ये लोग क्या करते थे, क्या प्रैक्टिस करते थे? ऐसे चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे एंड और मतलब वे लोग इस पोइट्री में बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रखे थे और साथ में वर्स फॉर्म जो अलग अलग प्रकार की होती है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया था, परफेक्ट कर दिया था. अब वर्स फॉर्म में क्या सब कर दिया था? एपिक रोमांस को, पेस्टोरल को, एलिजी को और सोनेट को, लिरिक को और सटायर को. ये जितने भी पार्ट्स हैं ये आपको लिटरेचर में मिल जाएंगे देखने के लिए. पेस्टोरल का मीनिंग होते हैं खास करके जो रूरल लाइफ होते हैं और जो रूरल लाइफ में जो लाइफ होती है उसी को पेस्टोरल लाइफ यहाँ पे कहा गया है. मार्लो वॉज बेसिकली अ लिरिक पोएट. मार्लो जो थे वो प्रधानतः लिरिक पोएट थे. इवन हिज प्लेज लाइक टेम्बरलिन द ग्रेट, डॉक्टर फास्टस एंड एडवर्ड सेकेंड रिवील हिज इमेजिनेटिव अप्रोच एंड ए क्वेस्ट फॉर आइडियाज. कहते हैं कि यहाँ तक कि जो उनकी अपनी जो प्ले का मतलब यहाँ ड्रामा है, खेल नहीं है. जैसे कि चैम्बरलेन द ग्रेट थे, डॉक्टर फास्टस थे और एडवर्ड सेकंड थे, उन्होंने अपनी अपनी जो है इमेजिनेटिव अप्रोच किया. इमेजिनेटिव का मतलब कल्पनात्मक जो अप्रोच है उसको जो है रिवील करती है, बताती है, और साथ में वो नए नए आइडियाज़ को खोजते भी रहते थे. क्वेस्ट मतलब खोजना. स्पेंसर्स शेपर्ड्स कैलेंडर इज ए पेस्टोरल पोएम. जो स्पेंसर शेपर्ड कैलेंडर है वो क्या है? पेस्टोरल पोएम है. मैंने बताया था पेस्टोरल क्या होते हैं, ऊपर बता दिया था. हिज बेस्ट नोन वर्क द फेयरी क्वीन इज रोमांटिक एपिक बेस्ड ऑन शिवेलरी. उनका जो बहुत अच्छा जाना माना हुआ वर्क था जिसका नाम है फेयरी क्वीन, ये एक रोमांटिक एपिक है और ये शिवेलरी पे आधारित है. ठीक है, शिवेलरी क्या होती है? शूरवीरता होती है, बहादुरी होती है, इस सबको शिवेलरी कहा जाता है. और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं शिवेलरी के जो आप लिटरेचर में स्टडी कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो रेड फॉर इट्स एलेगोरिकल मीनिंग एंड डिजाइन. यह जो है इसके एलेगोरिकल मीनिंग और डिजाइन के लिए पढ़ी जाती है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू द पोएम पोर्ट्रेज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स ऑफ द एज. कहते हैं इस हिसाब से जो पोएम है वो जो राजनीतिक है
और जो धार्मिक जो समस्याएं हैं उस एज की, उसके बारे में वर्णन करती है, पोर्ट्रे करती है। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द एज। शेक्सपियर इस एज के सबसे महान कवि थे। इन हिज रोमांटिक कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज ही प्रेजेंट्स द रेनेसां कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। कहते हैं अपनी रोमांटिक जो कॉमेडी थी और उनकी जो ट्रेजेडीज थे, मतलब सुखांत और दुखांत दोनों ही कहा जाता है, उसमें वो पुनर्जागरण के जो विचार होते हैं और उनके जो फ्री इच्छा होती है, फ्री विल होती है, उसको भी वो पेश करते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आगे कहते हैं ह्यूमन डेस्टिनी इज शेप्ड बाय ह्यूमन एक्शंस देमसेल्व्स। कहते हैं मनुष्य का जो भाग है वो मनुष्य के किए गए अपने काम से ही बनता है। मनुष्य जैसा करेगा उसी तरीके से उसका भाग्य बनेगा। गॉड और फेट डज नॉट इन्फ्लुएंस इट। मतलब इसमें भाग्य या ईश्वर का जो है कोई भी प्रभाव नहीं होता है, केवल जो मनुष्य करेगा उसी का उसको फल मिलेगा। हिज ट्रेजेडीज स्पेशली अथेलो, हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर कंटेन फाइन पोएटिक पैसेजेस। उनके जो ट्रेजेडीज मतलब दुखांत नाटक है, खास करके ओथेलो, हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर है, इसमें बहुत सुंदर पोएटिक पैसेज दिए हुए हैं, कंटेंट है। रिटन इन ब्लैंक वर्स दे एक्सप्लोर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन पैशन एंड इमोशंस। कहते हैं ब्लैंक वर्स में लिखे होने के कारण वे जो है वो ह्यूमन पैशन और इमोशंस की जो कार्य है उसके बारे में जानते हैं या एक्सप्लोर करते हैं। शेक्सपियर हैज टू हिज क्रेडिट 2 नैरेटिव पोएम्स। शेक्सपियर के नाम पर में 2 नैरेटिव पोएम्स है। पहला नैरेटिव मतलब जिसके बारे में आप मतलब बता सकें किसी को, उसको नैरेटिव कहा जाता है। नैरेटिव का मतलब होते हैं जैसे कोई इंसिडेंट हुआ या कहीं पे कुछ हुआ, अगर हम किसी को कुछ बताते हैं तो उसको नैरेटिव कहा जाता है। इसमें है वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्री एंड अ सीक्वेंस ऑफ 154 ऑफ सोनेट्स, और साथ में सोनेट की जो 154 की श्रृंखला है। These sonnets deal with tragic failure in love and broken relationship। ये जो सोनेट है ये लव और ब्रोकन जो रिलेशनशिप है उसकी जो असफलता है, असफलता कैसी होती है, दुख भरी होती है, उसके बारे में बताते हैं। Another important things is that he developed his own structure and rhyme scheme of his sonnet। दूसरे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह यह है कि उसने अपनी राइम स्कीम जो सोनेट की थी, स्ट्रक्चर थी, उसको विकसित किया था। You are correct in your guess that his sonnets are called Shakespearean sonnet। कहते हैं कि आप अपने अनुमान से बिल्कुल सही हैं कि जो उनके सोनेट है उनको शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है, इस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इट वॉज द टाइम व्हेन पोएट्री बिगेन टू बी पब्लिश्ड इन एंथोलॉजीज। कहते हैं यह वह समय था जब पोएट्री जो एंथोलॉजीज में पब्लिश होना। एंथोलॉजी का मतलब हुआ बहुत सारे राइटर या एक राइटर जो है उसका एक मतलब संकलन होता था, उसको एंथोलॉजी कहा जाता था। जैसे एक एंथोलॉजी है तो उसमें विलियम शेक्सपियर का भी रहेगा, मिल्टन का भी रहेगा और का भी रहेगा, तो इसी को एंथोलॉजी कहा गया है। द बेस्ट नोन ऑफ दिस इज टॉटल्स मिसलेनी। इनमें से सबसे जाने माने हुए हैं वो है टॉटल्स मिसलेनी, जो 1557 में लिखा गया था। इट कंटेंट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ऑफ पोइट्स लाइक वैट एंड सारे। कहते हैं इसमें सॉन्ग्स और सोनेट जो है उन पोइट के हैं जैसे कि वैट एंड सारे के। दे अडॉप्टेड द इटालियन सोनेट फॉर इंग्लिश यूज। उन सब ने मिलकर के इंग्लिश यूज के लिए इटालियन सोनेट को अपनाया था, अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट मीन्स अपनाना होते हैं। ए थर्ड नोबल मैन विद अ टैलेंट फॉर राइटिंग वॉज सर फिलिप सिडनी। एक थर्ड नोबल मैन था जो टैलेंट के साथ था उस समय राइटिंग करने के लिए, वो थे सर फिलिप सिडनी। ही रोट ब्यूटीफुल सोनेट स्ट्रोफेल एंड स्टेला। उन्होंने बहुत ही सुंदर सोनेट लिखे थे जिसका नाम है स्ट्रोफेल एंड स्टेला 1591 में। द 17th century is called both an age of transition and an age of revolution। कहते हैं 17th century जो है वो ट्रांजिशन की एज भी कही जाती है और रेवोल्यूशन की एज भी कही जाती है। द इंग्लिश सोसाइटी विटनेस्ड पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रगल्स। जो इंग्लिश सोसाइटी है वो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रगल्स का भी प्रमाण रह चुका है। These resulted in the civil war and, और इसके कारण से क्या हुआ, सिविल वॉर हुई थी वहां पर में। एंड
द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल, और साथ में ऑलिवर क्रॉमवेल के अंतर्गत जो सरकार का निर्माण हुआ था वो भी थे इसमें। द ओल्ड यूनिटी ऑफ द एलिजाबेथियन लाइफ वॉज गॉन, पहले जो शुरुआत की जो एलिजाबेथियन एज की जो यूनिटी थी वो जा चुकी थी या चली गई थी, मतलब पहले की तरह इनकी यूनिटी नहीं रह गई थी। द नेशनल प्राइड ऑफ इंग्लिशमैन लेसेंड एज द क्राउन लॉस्ट डिग्निटी, मतलब इंग्लिशमैन की जो एक राष्ट्रीय जो गर्व थी, प्राइड थी, वो खो चुकी थी। क्यों खो गई थी? क्योंकि जो क्राउन है वो जा चुकी थी। लॉस्ट डिग्निटी, क्राउन की जो मतलब डिग्निटी थी, मर्यादा थी, वो भी खो चुकी थी। द एक्टिविटीज ऑफ जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट एंड चार्ल्स सेकेंड शोज अ डाउनफॉल फ्रॉम द एलिजाबेथियन हाइट। कहते हैं जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट और चार्ल्स सेकेंड ने जो सारे कारनामे किए थे, एक्टिविटीज किए थे, इसने जो एलिजाबेथियन की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसका पतन को बताती है या दिखाई थी। डाउनफॉल मतलब पतन होते हैं। अ न्यू मिडिल क्लास बिगेन टू शो पावर, एक नई मिडिल क्लास ने अपना पावर दिखाना शुरू किया। द इमेजिनेशन एंड एंथुजियाज्म ऑफ मार्लो एंड स्पेंसर गेव वे टू अ रैशनल एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, और कहते हैं कि मार्लो और स्पेंसर की जो एंथुजियाज्म है, जोश है, या उनकी जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, इसने एक कारण भरा रास्ता तैयार किया। रैशनल का मतलब रिलेटेड टू रीजन, कोई भी चीज अगर आप बताते हैं तो उसका रीजन होना चाहिए, तो उसको रैशनल कहा जाता है। और साथ में साइंटिफिक एटीट्यूड भी दिया, मतलब कि इसका भी साइंटिफिक कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण है, इसका सबूत है, इसीलिए इसको कहा गया है साइंटिफिक एटीट्यूड। तो वी विल डू in the next part of the video because this video is going to be very large.